एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है यहाँ पर जीएस और जीके की, साथ ही साथ सीरीज चल रही है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो को वॉच कीजिए। ये हमारी एक न्यू सीरीज है टॉप 100 क्वेश्चंस की, जो कि आपकी है वर्ल्ड हिस्ट्री की। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो लगभग 3 सीरीज हमारी इसके साथ स्टार्ट होंगी। बस 300 क्वेश्चन ही वर्ल्ड सीरीज के बहुत टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वर्ल्ड सीरीज आपकी कवर हो जाती है। तो इस उम्मीद के साथ हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं कि आपने पिछली वीडियो सीरीज भी वॉच की होंगी, नहीं की हैं तो आप उनको भी देखिएगा। और हमारी ये वर्ल्ड हिस्ट्री की जो है ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की सीरीज को। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जागरण काल का जो टाइम पीरियड है, टाइम वो पूछा गया है। तो सबको पता है इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखें जाए, पुनर्जागरण काल का जो समय है वो क्या है। अगर आप एक कंप्यूटर हैं तो आपको पता होगा कि ये है 14वीं से 16वीं शताब्दी, यानी कि 1350 लगभग 1550 के बीच माना जाता है। लगभग 1600 ईस्वी के जो टाइम पीरियड था, ठीक है, 1600 सदी तक, वहाँ तक पुनर्जागरण काल का समय माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ माना कब जाता है? ये माना जाता है इटली के फ्लोरेंस नगर से। दरअसल पुनर्जागरण क्या है कि पहले जो रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं उनसे हटके इंसानों ने क्या किया कि नई सोच यानी मॉडर्न टेक्निक में क्या है अपने आप को इन्वॉल्व किया, पुरानी मान्यताओं को खारिज किया। यानी कि है नहीं पुनर्जागरण, यानी कि वो जागृत हुए, इंसान क्या है जागृत हुआ। पहले मान्यताएं जो चली आती थी उन्हीं पर वो डिपेंड था। तो ये पुनर्जागरण जो हुआ ये 1350 से 1550 ईस्वी के बीच हुआ कि लोग बोर हो गए थे उन चीज़ों से, कुछ नया करना चाहते थे, रिवोल्यूशन करना चाहते थे, नए इरा में एंट्री करना चाहते थे। यह है मॉडर्न हिस्ट्री। तो पूरे वर्ल्ड में जो बात करें तो इसका समय जो है स्टार्ट होता है 1350 से 1550 तक। और कहाँ से शुरुआत होती है? इटली के फ्लोरेंस नगर से। इस सीरीज में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से पुनर्जागरण हुआ, किस तरीके से हर एक देश के लोग, वहाँ की जनता किस तरीके से अपने आप को नए रिवोल्यूशन में एंट्री करने के लिए अपने आप को डेवलप किया। यह है आपका पुनर्जागरण। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग यही पढ़ते हैं कि आखिर हमने अपने आप को कैसे चेंज किया, कैसे रिवोल्यूशन आया, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें चेंजेस हुई, कैसे टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़े और आज की प्रेजेंट में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं। इसका जो प्रारंभ माना जाता है इटली के फ्लोरेंस नगर से। कैसे माना जाता है? यहाँ पर भी जो है पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिससे पश्चिमी राष्ट्र जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार तथा जीवन की पद्धतियों को क्या करने लगे थे? ग्रहण करने लगे थे। कि उन्होंने सोचा कि हम क्या करें कि हम जो पुरानी रूढ़िवादिताएं, मान्यताएं हैं, चीज़ें हैं, उनसे हटके हम जो है आधुनिक विचार और जीवन का जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करेंगे। ये चेंज हुआ था इटली के फ्लोरेंस नगर से। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पुनर्जागरण कालीन जिन 3 प्रमुख इटालियन साहित्यकारों की रचनाओं में पुनर्जागरण के तत्व निहित थे उनके नाम क्या थे? शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से हो गई, लेकिन वहाँ के जो इटली के साहित्यकार थे 3 प्रमुख थे, उन्होंने इस जागरण काल का शुरुआत कर दिया था। आधुनिक विचार और लाइफ स्टाइल की बातों को बिल्कुल ही अलग तरीके से प्रेजेंट करने लगे थे। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो इनका आंसर है दांते, पेट्रॉक, बुकासियो। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे, इटली के साहित्यकार थे। इन्होंने पुनर्जागरण के तत्व जो है बात की, आधुनिक विचार की बात की, लाइफ स्टाइल की बात की। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो है डेट 16वीं सदी में हुई, क्योंकि भाई पुनर्जागरण है तो धर्म सुधार आंदोलन की भी उसी टाइम शुरुआत हो गई थी। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो वो कौन है? धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके मार्टिन लूथर। आई होप आपको जो है ये सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी वैल्यूएबल और बहुत कुछ सिखाने वाली है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। तो आशा करूँगा कि आप इस पर इंटरेस्ट लेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इससे बाहर जो मेरी सीरीज़ के जो क्वेश्चन हैं टॉप हैं, यहाँ से बाहर कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि मैं सिलेक्टेड चीज़ों को मैंने क्या है इसमें इंक्लूड किया है। जैसा कि अभी आपने देख पाया
कि हमारे 5 क्वेश्चन में आपको क्या जानकारी मिल गई, यानी कि हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग कर दी उन चीज़ों को, उन तथ्यों को जानने की जिनकी वजह से आज हमारा जो रूप है, मानव जाति का जो रूप है वो कितना चेंज हो गया है। उसका जो शुरुआत हुई थी वो 16वीं सदी से ही हुई थी। और जो व्यक्ति थे पेट्रॉक, दांते, बुकासियो, इनका नाम प्रथम आता है और इटली के फ्लोरेंस नगर से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। धर्म सुधार की बात आई तो 16वीं सदी में हुआ और धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो मार्टिन लूथर है। जो जर्मनी का रहने वाला था मार्टिन लूथर, और इसने क्या किया था, बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। नेक्स्ट, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। आई होप आपको 6 क्वेश्चन और उसका जो बेसिक फंडा है वर्ल्ड हिस्ट्री का वो समझ में आया होगा। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत आपको पता है इंग्लैंड में हुई और फ्लोरेंस निवासी दांते की विख्यात कृति पूछी जाती है आपसे, वो आपको ध्यान रखनी है, डिवाइन कॉमेडी। जो फ्लोरेंस की जो विख्यात कृति है जिसमें उन्होंने लिखा है वो है डिवाइन कॉमेडी। अच्छा, इस डिवाइन कॉमेडी में आखिर था क्या? बहुत से लोग जानते होंगे, इसमें जो है स्वर्ग नर्क की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। हमने पहले ही बता दिया था कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं, सिलेक्टेड ही हैं, इससे बाहर वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो ये सीरीज काफ़ी टाइम के बाद क्रिएट की गई है, काफ़ी मेहनत के बाद क्रिएट हुई है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया है। अभी आप आगे देख पाएंगे क्या इसमें आपको इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ें आपको जानकारी मिलने वाली है A to Z वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। नेक्स्ट हमारा आता है जॉन विक्लिफ के अनुयायी क्या कहलाते थे? इनके अनुयायी कहलाते थे लोलार्ड्स। इतालवी कविता का पिता किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दांते को। इसने अपनी कविताएं इटली की तत्कालीन भाषा टस्कन में लिखी हैं। जो इटली की भाषा थी टस्कन, उसमें जो है दांते ने अपनी कविताएं लिखी हैं। मानववाद का पिता किसको कहा जाता है? ये पूछा जाता है। ये कहा जाता है पेट्रॉक को। पेट्रॉक पूरे यूरोप में मानववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया था, इतना आपको ध्यान रखना है। बुकासियो की सर्वश्रेष्ठ कृति आती है क्योंकि आपके पेट्रॉक हैं, दांते हैं और बुकासियो, इन 3 व्यक्तियों की वजह से, साहित्यकारों की वजह से पुनर्जागरण का प्रारंभ हो गया था इटली से। तो बुकासियो की आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति पूछी जाती है, यह है आपकी डेकेमेरॉन। कौन सी है? डेकेमेरॉन। यह 100 कहानियों का संग्रह है, इतना भी आपको ध्यान रखना है। बुकासियो की दूसरी प्रसिद्ध रचना अगर पूछी जाए, यह है जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स। ये दोनों आपकी जो बुक्स हैं, कहानियों का संग्रह है, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा जाता है? लेखन और चिंतन में इनको वाल्टेयर का अग्रगामी कहा जाता है। ये भी व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वाल्टेयर के अग्रगामी हैं। वाल्टेयर कौन है? अभी आगे आपको पता चलेगा। यह है फ्रांसीसी लेखक मांटेन को। मांटेन जो है वाल्टेयर के अग्रगामी हैं, आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है और लेखन और चिंतन में इनका कमाल अलग ही था, इसलिए इनको इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हिस्ट्री में। पुनर्जागरण को इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन किसको माना जाता है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको सबको पता होगा कि जो इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन है वो कौन थे? गैस कीजिए, गैस कीजिए। आपने गैस कर लिया होगा, सबसे फेमस साहित्यकार विलियम शेक्सपियर। समयकाल 1564 से 1616 ईस्वी तक। तो ये जो हैं सबसे बड़ी देन माने जाते हैं। इनकी कविताएं, कृतियाँ या रचनाएं हैं, कितनी फेमस हैं ये आपको भी पता है। सबसे प्रसिद्ध रचना इनकी मैकबेथ है, जो आपको दिख रही है मैकबेथ। ये पूछा जाता है किसकी है? शेक्सपियर की। रोमियो एंड जूलियट, ये भी इनकी कृति बहुत ही फेमस है। शेक्सपियर ने मनुष्य के व्यक्तित्व को उठाने के लिए वही कार्य किया जो इतालवी चित्रकार माइकल एंजेलो ने किया। यानी जो इटली के माइकल एंजेलो थे, उनके ही समकक्ष, उनके ही समान शेक्सपियर ने वर्क किया। इनकी भी रचनाएं, माइकल एंजेलो, वो भी बहुत फेमस व्यक्ति माइकल एंजेलो, इनकी भी बातें अभी आगे आपको मिलेंगी। आधुनिक चाणक्य
किसको कहा जाता है? यह है इटली के राजनीतिक चिंतक मैकियावेली। इनको कहा जाता है आधुनिक चाणक्य। चाणक्य कौन थे? ये तो आपको पता ही है, इंडिया के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ, ठीक है, विचारक, फिलोसोफर। तो इसी तरीके से आधुनिक की बात करें चाणक्य, इनको मैकियावेली को कहा जाता है। नेक्स्ट, पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको कवर करना है और ध्यान रखना है। चित्रकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। कैसे हुआ था ये भी आपको इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। जो मोनालिसा कृतियां हैं, ठीक है, इनकी बातें अभी होने वाली हैं। इटली के किस चित्रकार को चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है? भाई, पुनर्जागरण की शुरुआत ही इटली से हो गई, तो वहाँ के व्यक्तियों का नाम तो आना ही बनता है। सबसे अधिक विकास हुआ था आपका चित्रकला में, तो चित्रकला के जन्मदाता आपसे पूछ लिए जाते हैं, यह है जियोटो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के 3 कलाकारों ने पुनर्जागरण की भावना को पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान की। उनमें मुख्य हैं आपके लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो तथा राफेल। लियोनार्डो दा विंची को आप बहुत अच्छे जानते हैं, मोनालिसा, इनकी कृति कितनी फेमस है, ठीक है। द लास्ट जजमेंट ऑफ द फॉल ऑफ मैन, ये भी अभी पूछा जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट में है, ये पूछा गया है कि ये किसकी है, ये है माइकल एंजेलो की। तो आशा करूंगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और अच्छे लग रहे होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर हमारी सीरीज को आप दोबारा वॉच करेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको नाम याद रखने हैं, क्वेश्चन का टाइप याद रखना है। पुनर्जागरण काल की बात हो रही है स्टार्टिंग में, तो इटली से हो रही है, इंग्लैंड से हो रही है, तो इटली इंग्लैंड की बातें यहाँ तक आ गई हैं और वहाँ के व्यक्तियों की बातें आ गई हैं। वहाँ के साहित्यकार, चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, ये आपके जो है क्या है, चित्रकार हैं। जन्मदाता जियोटो हैं, ठीक है। और इसके अलावा साहित्यकार दांते, पेट्रॉक, बोकासियो, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। ये चीज़ें इतनी आपने 20 क्वेश्चन तक जान ली हैं। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और किसी एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, तो इनको आपको कवर करके रखना है। अगर द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृतियाँ है? माइकल एंजेलो की। अगर इससे रिलेटेड बात करें तो सिस्तान के जो गिरजाघर है, उसकी छत पे माइकल एंजेलो के ही चित्र बने हुए हैं। सिस्तान एक जगह है, वहाँ का गिरजाघर आप जानते हैं, चर्च, वहाँ की छत पे जो है माइकल एंजेलो के ही चित्र हैं, उन्होंने ही ये चित्र बनाए थे। फ्लोरेंस निवासी लियोनार्डो दा विंची का प्रमुख चित्र भैया सबको ही पता है, लास्ट सपर और मोनालिसा। ये किसके हैं? लियोनार्डो दा विंची के हैं, पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें पुनर्जागरण काल के जो आविष्कार हुए हैं, ठीक है, वो भी पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आविष्कार, पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है। ये किसका आविष्कार है? पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है, विश्व यानी वर्ल्ड के, तो ये आविष्कार किया था टॉलमी ने। पृथ्वी एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये किसने कहा था? ये कोपरनिकस ने, ठीक है, आविष्कार किया था। दूरबीन, टेलीस्कोप का आविष्कार, पेंडुलम के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? ये किया था न्यूटन ने। और रक्त प्रवाह के सिद्धांत का आविष्कार विलियम हार्वे। ये पुनर्जागरण के काल के समय 16वीं सदी के आविष्कार हैं, इसलिए हमने इस स्लाइड में इनको इंक्लूड किया है। ये 4 जो है आपके 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुनर्जागरण काल यानी 16वीं सदी के आविष्कार थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है, मोनालिसा एक इतालवी चित्र है और ये किसका चित्र है? ये आपको पता होना चाहिए। सभी जानते हैं मोनालिसा किसका चित्र है, एक महिला का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापरनिकस से पूर्व, जो कापरनिकस ने रिसर्च की है उससे पूर्व ही बता दिया था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि चंद्रमा की तरह एक पृथ्वी तारा है। तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है जो कापरनिकस ने बताए थे, उससे पहले भी किसी ने बता दिए थे। अब गैस कीजिए कौन होगा। गैस करने से पहले बात हो रही है लियोनार्डो की। लियोनार्डो की बात हो रही है तो एक कलाकार ही नहीं बल्कि वह खगोल शास्त्री और वनस्पति शास्त्री और भूगर्भ शास्त्री भी थे। तो आई होप आपने गैस कर लिया होगा कि लियोनार्डो ही ऐसे व्यक्ति थे जो खगोल शास्त्री होते हुए, भूगर्भ शास्त्री होते हुए, कापरनिकस से पहले उन्होंने ये चीज़ बता दी थी जो कापरनिकस ने बताया था। तो लियोनार्डो दा विंची एक चित्रकार थे,
चित्र बनाते थे, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए वो खाली चित्रकार नहीं थे, वो खगोल शास्त्री भी थे, वनस्पति शास्त्री भी थे और भूगर्भ शास्त्री भी थे। तो इन्हें नॉलेज था इन सब चीज़ों का, तो इसलिए कोपरनिकस से पहले ही इन्होंने बता दिया था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है बल्कि चंद्रमा की तरह, यानी कि जो भी फैक्ट थे कोपरनिकस के इन्होंने पहले से बता दिए थे। आई होप समझ में आया होगा। जैसे गैलीलियो से पूर्व ही ये घोषणा किसने की थी? अब यहाँ पर गैलीलियो से पूर्व भी घोषणा किसी ने की थी, दूरी अधिक होने पर गिरने वाली वस्तु की गति बढ़ जाती है। ये किसने बता दिया था? गैलीलियो से पूर्व। ये भी आपका लियोनार्डो दा विंची ने बता दिया था, जबकि वो एक चित्रकार के रूप में फेमस हैं, बट आप लोग बहुत नहीं लोग जानते होंगे कि वो खगोल शास्त्री भी थे, भूगर्भ शास्त्री और वनस्पति शास्त्री भी थे। इन्होंने गैलीलियो और कोपरनिकस से पहले ये चीज़ें बता दी थी जो बाद में कोपरनिकस और गैलीलियो ने बताई थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसने अपनी पुस्तक व प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया था? कि जो पादरी होते थे चर्च के, उनके ऊपर जो है प्रहार किया, ईसाई धर्म में जो बुराइयां हैं उन पर प्रहार किया। ये कौन थे? ये थे इरास्मस, और जो कि हॉलैंड के थे। ये आपको ध्यान रखना है, इनका भी नाम आता है। ठीक है, किसने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है? यूटोपिया एक पुस्तक है और उसमें आदर्श समाज की बात हुई है। तो यूटोपिया किसकी है? ये इंग्लैंड के लेखक है टॉमस मूर। इन्होंने यूटोपिया का कृति की रचना की और उसमें आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था? मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था। जर्मन भाषा का जो है बाइबल में अनुवाद मार्टिन लूथर, जो कि इटली के थे। इसके बाद अमेरिका की बौद्धिक चेतना के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? अमेरिका की जो बौद्धिक चेतना है उसका जो विकास हुआ उसमें योगदान जो है महत्वपूर्ण किसका था? टॉमस पेन का। फ्रांस की राज्य क्रांति की पैरवी में द राइट्स ऑफ मैन, मनुष्य के अधिकार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये टॉमस पेन ने ही लिखी थी। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा? कोलंबस ने खोज की थी, बट कोलंबस के नाम पे अमेरिका पड़ा ही नहीं थे, तो कोलंबिया हो जाता, कोलंबसा हो जाता, कुछ भी हो जाता, बट अमेरिका पड़ा। अमेरिगो वेस्पुसी जो कि इटली के थे, उनके नाम पर अमेरिका पड़ा, अमेरिगो वेस्पुसी। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? ये किया था स्पेन निवासी मैगलन ने। मैगलन के बारे में कौन नहीं जानता है? जानते हैं अगर आप यदि एक कंप्यूटर हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पूरे समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति बन गया था। इन्होंने क्या किया था? समुद्री मार्ग से यात्रा करके पूरे विश्व का चक्कर लगा लिया था। ये थे मैगलन, और मैगलन ने ही प्रशांत महासागर नाम दिया था, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। एशिया में पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम हुई थी कहाँ? भैया एशिया की बात हो रही है तो पुनर्जागरण कहाँ हो गया होगा? क्या तुम्हें क्या लगता है? भारत पीछे था भाई? वेस्टर्न कंट्रीज में इटली से स्टार्ट हुआ था, बट एशिया की बात करें तो भैया अपना इंडिया भी कम नहीं आंको उसको। यहाँ पे पुनर्जागरण की हुई थी शुरुआत एशिया महाद्वीप में, तो वो था भारत। और कैसे हुआ था भैया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसको माना जाता है राष्ट्रीय जागरण के साथ साथ विश्व मानववाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? भाई राष्ट्रीय जागरण के तो वो थे ही, राष्ट्रीय जागरण तो करते ही थे, यानी जागरूकता तो फैलाते ही थे, बट मानववाद के, विश्व मानववाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन नहीं जानता इनको? रविंद्रनाथ टैगोर। वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता किसको माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं तो इसलिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक दो क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है? ये सारे आप क्या करेंगे, आप एक नोट्स बना लें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में अपना पीडीएफ रखिए और टाइम निकालते हुए 10-15 मिनट में आप उसको रिपीट कर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे। और टाइम निकालो तो थोड़ी स्पीड बढ़ा के हमारे वीडियोज़ को वॉच कर लो, तो भी आपको माइंड सेट हो जाएगा, ठीक है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट, रायनी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था?
रायनी एक समाचार पत्र था, उसका संपादन किया था कार्ल मार्क्स ने ही। 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये किया गया था मार्क्स के द्वारा ही। वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स, रायनी समाचार पत्र कार्ल मार्क्स, 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स, संसार के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों के, और पाने को तुम्हारे सामने सारा संसार पड़ा है। ये भी आपका जो है कार्ल मार्क्स ने ही कोटेशन दी थी। कार्ल मार्क्स की महान रचना कौन सी है जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी? भाई कंप्यूटर हैं तो आप जानते होंगे, कौन नहीं जानता। कार्ल मार्क्स की सबसे महान रचना दास कैपिटल। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अमेरिका किसके अधीन एक उपनिवेश था? भाई एक ही किसका उपनिवेश होगा भैया? जिसने हम लोगों पर राज किया, इंडिया पर राज किया, जिसने पूरे वर्ल्ड पे राज किया, वो आपका पता ही है आपको कौन है, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। ठीक है, तो भाई इसमें ज़्यादा कुछ बताना तो है ही नहीं। ग्रेट ब्रिटेन ने जो है क्या किया कि इंग्लैंड ने क्या किया कि सब पे ही राज किया, सब पे ही शासन किया। चलो नेक्स्ट है, अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहलाते थे। अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा की गई थी। अमेरिका का नाम मैंने बता दिया, अमेरिगो वेस्पुसी के इटालियन नाविक था ये। ठीक है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, भैया जब इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था अमेरिका पर तो संग्राम भी होना है, तो अगर जैसे अपने यहाँ हुआ था वैसे वहाँ पे 1776 में हो गया था। ठीक है, हम अपने यहाँ तो आपको पता ही है कब हुआ था, तो स्वतंत्रता संग्राम कहाँ स्टार्ट कैसे हो गया था, मंगल पांडे से स्टार्ट हो गया था। तो अमेरिका की बात हो रही तो 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता के लिए संग्राम चालू हो गया था। आपकी डेट याद रखनी है, 4 जुलाई 1776। आधुनिक युग की गणतंत्र की जननी किसे कहा गया? आधुनिक युग जो गणतंत्र है, तो भाई सबसे अच्छा नाम मतलब सबसे अच्छा काम तो ऑब्वियसली आपको पता है ये अमेरिका ही है। आधुनिक युग की जो गणतंत्र की जननी है, अमेरिका की क्रांति हो गई थी कि यानी सब अब ये चाहते थे कि कोई मुझ पर शासन ना करे, स्वतंत्रता हमको चाहिए। तो अमेरिका की जो क्रांति हुई थी वहाँ से ही स्टार्ट हो गया था कि भैया ब्रिटेन बहुत हो गया, ब्रिटेन बहुत हो गया, तुमने बहुत शासन कर लिया, बट हमें खुद का गणतंत्र बनाना है, स्वतंत्रता चाहिए। आप हम पे शासन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए चाहे हमें क्रांति करनी पड़े, चाहे खून फून जो भी है, रक्त लहो की नीति जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलती हैं, अपनी घर की हिस्ट्री में भी आती हैं। दादा भाई नौरोजी आपको पता ही है, ये सारे जो भी क्रांतिकारी हुए हैं उनका पता ही है। कोई भी तरीका हो, स्वतंत्रता चाहिए। वैसे ही आधुनिक युग की शुरुआत गणतंत्र की जननी कहा गया है अमेरिका की क्रांति को। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? भाई ब्रिटेन के खिलाफ क्रांति तो कर दी, तो कोई नायक तो होगा उस टाइम। भाई कौन नायक था? सबको पता है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका के फर्स्ट क्या थे आपके, ये थे राष्ट्रपति। नेक्स्ट, अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ये पूछा है बोस्टन टी पार्टी। ये बोस्टन टी पार्टी क्या है कि भाई ग्रेट ब्रिटेन की जो टी की जो पेटियां थी, बोस्टन बंदरगाह था, अमेरिका ने क्या किया, वहाँ के लोगों ने क्या किया, उनकी पेटियों को क्या किया, समुद्र में फेंक दिया था। बात थी 16 सितंबर 1773 की, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में घटी थी। ठीक है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने सब पर राज किया था, ये क्या करती थी, व्यापार करने के बहाने जाती थी और इनकी रणनीति यह क्या थी कि पूरे शासन पर, उस पर प्रशासन पर कब्जा कर लेती थी, खुद का नियम बनाती थी। यही उसने इंडिया में किया, यहाँ पर सूरत पे फैक्ट्री डाली, फिर धीरे धीरे उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपना व्यापार स्टार्ट करने के बाद कब्जा कर दिया इंडिया पे। ऐसे ही उसने हर देश पे किया। ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी खतरनाक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जो उसकी मंशा ही थी हमें शासन करना है व्यापार के माध्यम से। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये क्या की थी, व्यापार करती थी अमेरिका में हर जगह। तो टी की जो पेटियाँ थी यानी चाय की, वो ले जा रही थी। सैमुअल एडम्स जो थे, उस जो भी बोस्टन वाली जो भी टी वाली पार्टी थी, उसका नेतृत्व किया था। ठीक, वहाँ पर 1773 में वो 340 पेटियाँ क्या की गई थी, समुद्र में फेंक दी गई थी, क्योंकि अमेरिका को नहीं पसंद था कि आप हम पर अब कब्जा और ये सब कुछ करें। तो क्रांति वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। जिस तरीके से मंगल पांडे का कॉन्सेप्ट है, उस तरीके से बोस्टन टी पार्टी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, महाद्वीपीय सम्मेलन कांग्रेस का आयोजन 5 सितंबर 1774 ईस्वी को कहाँ किया गया था? जो महाद्वीपीय सम्मेलन था, इसका आयोजन 5 सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में ये किया गया था।
सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वराज की मांग नहीं वरन आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वेच्छा का अधिकार प्राप्त करना था। कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ, ये वर्ल्ड का है, कांग्रेस यहाँ की बात नहीं हो रही है। कांग्रेस सबसे पहले जो है वर्ल्ड में थी, फिर यहाँ पर जो है उसका नामकरण हुआ, इधर हुआ, कांग्रेस यहाँ भी पार्टी एक बन गई, लेकिन वो महाद्वीपीय सम्मेलन कांग्रेस था, वो एक अलग है। इसका जो है सम्मेलन हुआ था फिलाडेल्फिया में। और ये जो सम्मेलन हुआ, इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, इसमें यह था कि मुझे स्वेच्छा से अधिकार प्राप्त हो जाए आंतरिक मामलों में, बस इतना चाहिए। ठीक है, और ये किसके खिलाफ? ये किसके खिलाफ भैया? ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन 1775 ईस्वी के समय अमेरिका सेनाध्यक्ष के पद पर चयन किया गया। जो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ 1774 के बाद 1775 में, तो अमेरिकी सेनाध्यक्ष के पद पर चयन किया गया था जॉर्ज वाशिंगटन को। बकरील की लड़ाई हुई थी। अंग्रेज जनरल विलियम हो ने किसको पराजित किया था? 1776 में एक लड़ाई हुई, 1575 के बाद सम्मेलन हुआ, फिर उसके बाद बकरील की लड़ाई हुई। इसमें जनरल विलियम हो ने पराजित कर दिया था। ये किसको किया था? जॉर्ज वाशिंगटन को। तो बकरील की लड़ाई ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। अंग्रेज़ों की तरफ से, ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? जनरल विलियम हो ने। और अमेरिका की तरफ से भैया उनके राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसमें जीत कौन जीता था? अंग्रेज जनरल विलियम हो ने जीत हासिल की थी जॉर्ज वाशिंगटन के अगेंस्ट। नेक्स्ट, यॉर्क टाउन के युद्ध 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी में किस अंग्रेज सेनाध्यक्ष को अमेरिकी एवं फ्रांसीसी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा? ये भाई बकरील के बाद, 1776 के बाद 1781 आया, यॉर्क टाउन का युद्ध हुआ, अंग्रेज सेनाध्यक्ष अमेरिकी एवं फ्रांसीसी की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर ही दिया 1781 में। अमेरिका जीता क्योंकि अमेरिका के साथ फ्रांस, इन लोगों ने यॉर्क टाउन के युद्ध में जीत हुई। और लॉर्ड कॉर्नवालिस नेतृत्व कर रहा था किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से। तो यहाँ पर यॉर्क टाउन के युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस हार गया था। इसने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था यॉर्क टाउन के युद्ध में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति अगर पूछी जाए 1783 में, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, यॉर्क टाउन जो युद्ध हुआ उसमें विजय प्राप्त हुई अमेरिका को, फ्रांस को। तो समाप्ति कब हो गई? 2 साल और लगे 1783 में। और एक संधि के अंतर्गत इस संग्राम यानी इस क्रांति की लड़ाई बंद हो गई ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट। ये संधि पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना, 1783 में हुई थी पेरिस की संधि। कौन नहीं जानता है, आपको पता होगा। पेरिस की संधि जो है, समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, इन्होंने क्या किया? एक संधि की और ये कहा कि हम तुम्हें स्वतंत्र कर रहे हैं, हम तुम पे शासन नहीं करेंगे। जो भी संधि हुई, पेरिस की संधि जानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना, 1783 में। विश्व में प्रथम गणतंत्रीय सरकार की स्थापना कहाँ की गई? भाई जाहिर सी बात है, विश्व का प्रथम गणतंत्र जो है सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? अमेरिका में। क्योंकि सबसे पहले जो है अमेरिकाई क्रांति हुई थी, उसने ही ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो है खड़ा हुआ था। बाकी देश तो सब गुलामी थे, गुलामी करते थे। तो अमेरिका में ताकत थी। जॉर्ज वाशिंगटन उस टाइम जो है राष्ट्रपति, काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति, उन्होंने इस युद्ध छेड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ। और 1783 में पेरिस संधि के साथ गणतंत्र सरकार उन्होंने स्थापित की। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्ष, ये भी आपका अमेरिका ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ही गणतंत्र, प्रथम ही गणतंत्र बना, सरकार बनी। तो अमेरिका ने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, हम किसी भी एक धर्म को वरीयता नहीं देंगे। जबकि अमेरिका खुद में जो है सबसे ज़्यादा संख्या काउंट थी आपकी ईसाइयों की, बट उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम प्रजातंत्र रहेंगे, यानी कि जो ऐसा सिस्टम जो जनता के लिए होगा और धर्मनिरपेक्ष होगा, जो धर्म किसी एक विशेष धर्म की समर्थन नहीं करेगा। सर्वधर्म समवाय वाली बात अमेरिका ने ही की थी। फिर सर्वप्रथम लिखित संविधान भी पूछा जाता है। तो भाई आप ये देखो, एक चैन है, एक चैन की तरह। अब पुनर्जागरण काल हुआ, लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया पूरे वर्ल्ड पे। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने जो है लड़ाई ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ लड़ी, खुद का गणतंत्र बनाया। तो एक चैन है, ये आपको चैन याद रखनी है, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, आई होप, मैं आशा करूँगा कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो जब गणतंत्र बना, धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र, प्रजा के लिए तंत्र बना, तो लिखित संविधान भी एक पुस्तक भी होगी, उसमें नियम लिखे गए होंगे। तो सर्वप्रथम लिखित रूप में संविधान अमेरिका। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिया था। किसने दिया था?
प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी अमेरिका ने कहा कि हम भाई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते तो हम कर भी नहीं दे सकते। ये जो है अमेरिका वासियों ने कहा था कि हम कर टैक्स नहीं भर पाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि हम टैक्स नहीं भर पाएंगे, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिका में दासों के पहले क्या था, अमेरिका में दासों का आयात होता था, दास खरीदे बेचे जाते थे, गुलाम खरीदे बेचे जाते थे, तो अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, 1808 ईस्वी में। 1783 में संधि हुई। 1783 के बाद धीरे धीरे अमेरिका में सुधार होने लगा। सुधार होते होते हुए किसका आयात बंद कर दिया गया, दासों का, गुलामों का आयात 1808 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है। मनुष्यों की समानता, उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था भाई, कौन होगा, अमेरिका ही होगा, क्योंकि अमेरिका ने एक अच्छा दृष्टिकोण अपनाया, किसके प्रति, प्रजा के प्रति, मानववाद के प्रति, मानवता के प्रति। तो इसलिए आज अमेरिका टॉप पर भी है, क्योंकि उसकी सोच अच्छी है। तो मैं सभी से ये आशा करूँगा कि अमेरिका जैसा ही अपने देश को बनाने की कोशिश करें, मानववाद की बात करें, मानवता की बात करें। ठीक है, नई नई चीज़ों का जो है रिसर्च करें, खोजें और बुराइयों से दूर रहें। लेकिन यहाँ तो आदमी खुद को खा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उनको वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ, बहुत लोग बोले एक कुछ ही लोग कंपटीशन के चलते ही कंपटीटर हैं तो आपको नॉलेज है, नहीं तो वरना जो है खेती करने वाला बस यही जानता है मेरी फसल उगे और मेरी फसल बिचे और राशन पानी आए। तो खाने पीने में ही सिमट गया है आम आदमी, ये जानकारी नहीं रखता है, नहीं रख पाता है। रखता क्या है यार, वो रख ही नहीं पाता है, वो तो खाने पीने का ही अरेंजमेंट करता रहता है, बच्चे बीवी बच्चे ही पालता रहता है। तो उसको ये जानता है, वो जानता ही नहीं है कि इस पूरे वर्ल्ड में क्या क्या हुआ। यहाँ का लोग अभी भी भगवान के भरोसे ही बैठा रहता है कि भगवान जो करता है वही होता है। लेकिन चलो करता है, हम मानते हैं पूरे वर्ल्ड का जो है ऑपरेट कर रहा है कोई ना कोई शक्ति है, लेकिन यार हमारे पास भी ये शक्ति है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो इस वर्ल्ड के बारे में 4 चीज़ें तो जान ही सकते हैं। ठीक है, जिससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि कोई हम पे शासन कैसे करता है और उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट, 1789 ईस्वी में प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन अब्राहम लिंकन कब बने भाई? प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने ही अमेरिका के इंग्लैंड के प्रति लड़ाई छेड़ी थी, ये बात थी 1789 में। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड राष्ट्रपति बने थे वो अब्राहम लिंकन बने थे, ये बने थे 1860 में। ठीक है, स्वतंत्र अमेरिका जैसे बोला गया उसमें अब्राहम लिंकन आए। आई होप 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 40 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी आपके बहुत ही जल्दी स्पीड के साथ कवर कर ही देता हूँ। आई होप, आशा करूँगा यहाँ तक वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अमेरिका में गृह युद्ध भी हुआ भाई, अब्राहम लिंकन जब बन गए उसके बाद गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध हुआ 12 अप्रैल 1861 में, समझ गए। अगर देखा जाए यहाँ पे देखो कि 1860 में अब्राहम लिंकन बन गए और उसके बाद जो है गृह युद्ध हो गया, आपस में ही गृह युद्ध हो गया अमेरिका में। जैसे ही स्वतंत्रता मिली कुछ चेंजेस करने थे, कुछ चीज़ें जो हैं प्रॉब्लमेटिक हो गई अब्राहम लिंकन के समय। स्वतंत्रता मिलने के बाद 1 साल बाद गृह युद्ध हो गया। क्यों हुआ ये गृह युद्ध? ये इसलिए हुआ दक्षिणी एवं उत्तरी राज्यों के बीच, जिसमें दक्षिणी राज्य दासता का समर्थन कर रहे थे भाई। वहाँ पे क्या था, दास बेचे जाते थे। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट चीज़ें हुई थी। दक्षिणी राज्य क्या कह रहा था कि नहीं दासता ख़त्म ना हो, और उत्तरी ये कह रहा था कि नहीं दासता ख़त्म कर देनी चाहिए, दास खरीदे बेचे नहीं जाएंगे, आयात निर्यात नहीं होगा। तो ऐसे में क्या था कि गृह युद्ध हो गया अमेरिका में, दक्षिणी और उत्तरी के बीच में क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया। और अमेरिकी गृह युद्ध का प्रारंभ भाई दक्षिण को ही प्रॉब्लम था, दासता खत्म ना हो, तो कैरोलिना राज्य से स्टार्ट हो गया था। वहाँ के लोग कहते नहीं दासता जो है ख़त्म नहीं होगी। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 1861 अब्राहम लिंकन के 1 साल बाद। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन 1863 कर लेना आप लोग। 1865 में हत्या हो गई थी अब्राहम लिंकन की, ये की थी जॉन विटकीज बूथ नामक व्यक्ति ने कर दी थी। विटकीज बूथ याद रखना है। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति भी होनी थी, तो ये हुई है 22 मई 1865। ठीक है, मार्च अप्रैल मई यानी 2 महीने बाद 22 तारीख को अमेरिका गृह युद्ध समाप्त हो गया था अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद। नेक्स्ट, अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये की थी 1743 में फिलाडेल्फिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसकी स्थापना की थी।
फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किसके पतन से हुआ था? ये हुआ था बास्तील के पतन से। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई, बास्तील के पतन। देखो अभी इटली, इंग्लैंड की बात हो रही थी, अमेरिका की बात हो गई। अब यहाँ पर जो है दरअसल वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, क्रांतियाँ हुई हैं, उन्हीं क्रांतियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। हमने क्या किया है, सारे क्वेश्चन को, सिलेक्टेड क्वेश्चन को छांटा है। अमेरिका के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए। यहाँ से स्टार्ट होती है फ्रांस की, कि फ्रांस और अमेरिका ने ही मिलकर यॉर्क टाउन युद्ध की छेड़ की थी और उसमें जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को हरा दिया था। तो अमेरिका के बाद जो है फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस भी चाहता था ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, तो फ्रांस की क्रांति यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और बास्तील के पतन से फ्रांस क्रांति का प्रारंभ हुआ था। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई, बास्तील का पतन जब हुआ था उसी समय फ्रांस राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो साथ ही साथ लगभग ये चीज़ें हुई हैं। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस, बास्तील का पतन संपूर्ण यूरोप के निरंकुश राजतंत्र के प्रति एक चुनौती था। फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश राजतंत्र था। फ्रांस में क्या था, बास्तील का पतन हुआ तो क्या होता था कि ये होता था कि वंशानुगत राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वो भी चाहता था अमेरिका की तरह क्या है, हमें भी स्वतंत्रता मिले, खुद का प्रजातंत्र बनाएं, हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, राजा का तंत्र नहीं चाहिए। समझ गए। नेक्स्ट 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? उस समय जो क्रांति हुई थी फ्रांस की, तो उस समय जो राजा था 1789 में लुई 16वां था। लुई 16वां की पत्नी मेरी आंतवानेत, जो कि ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, याद रखने हैं। किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? तो राजा था लुई 14वां, ठीक। इसने कहा था मैं ही राज्य हूँ, गुणवक था। लुई 14वें का उत्तराधिकारी लुई 15वां बना, तो 14वें के बाद 15वां वाला और भी ज़्यादा गुणवक था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो है विलासतापूर्ण जीवन जीता था, दारू वारू पीता था, तो उसने ये कह दिया मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। कतई गुणवक था वो, ठीक है। शराबी लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी। देश के कानूनों में विभिन्नता पर किसने कहा था? किसी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदलते हुए मिलते हैं जिस प्रकार उसकी गाड़ी के घोड़े बदले जाते हैं। ये कहा था आपका वॉल्टेयर ने कहा था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति अभी हमने बताया था पिछले पेज में, सबसे फर्स्ट स्लाइड में, वॉल्टेयर के अग्रगामी। अगर आपको ध्यान है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा कि वॉल्टेयर के अग्रगामी हमने पहली स्लाइड में किनको बताया था। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में किसने कहा था? मध्यम वर्ग का अहम भाव ही क्रांति का असली कारण था, स्वतंत्रता तो एक बहाना मात्र थी। फ्रांसीसी क्रांति में ये वर्ड कहा था नेपोलियन ने। नेपोलियन का नाम सुना होगा, क्योंकि नेपोलियन इसके बाद जो है बनने वाला सम्राट, ठीक। नेपोलियन का शासन भी आपको अभी देखने को मिलेगा फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस का राजा, किंग। फ्रांस में किस वस्तु का अवैध व्यापार करने वाले को मृत्युदंड सजा दी जाती थी? ये दी जाती थी नमक का। किसका? नमक का। नमक का व्यापार अगर करेंगे तो आपको फांसी दे दी जाएगी। फ्रांसीसी क्रांति में साहित्य के माध्यम से मुख्य योगदान विचारकों ने दिया था मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो एवं दिदरो। ये जो विचारक थे इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था साहित्य में। फ्रांसीसी क्रांति में 3 घटनाओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये घटनाएं आपकी हैं, पहली अमेरिका की क्रांति, हमने आपको बताया भी था। अमेरिका के बाद फ्रांस एक्टिव हुआ था। सबसे पहले अमेरिका हुआ था ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। फ्रांस की जो क्रांति हुई तो वो अमेरिका के चलते हुई, अमेरिका को देख के हुई। दूसरी घटना थी पेरिस की संसद द्वारा स्टेट्स की मांग। पेरिस ने क्या है, संसद द्वारा स्टेट्स की मांग कर दी थी, इसलिए फ्रांस की क्रांति हुई। तीसरी है 1788-89 में फ्रांस में भयंकर अकाल पड़ गया था, इसलिए भी क्रांति फ्रांस की हो गई थी। लुई 15वें के बाद जो कि आमोद प्रमोद में बिलासता था, ठीक है, फालतू की बातें करता था, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे लोग कह जाते हैं क्या क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो हो सकता है इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया है कि वहाँ उसके बाद प्रॉब्लमें आई थी। तो लुई 15वें ने ये वर्ड कहे थे। तो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा था 1774 में। फ्रांस में देशद्रोह के अपराध, और सबको ही पता है कि यार आगे चल के क्या होने वाला है, तो इतना तो उसने दारू पी के अंदाज़ा लगा लिया था कि आगे क्या होगा, तो इसलिए ऐसा उसने कहा था मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, अकाल पड़ गया। अरे देशा जी। तो 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया था। फ्रांस में देशद्रोह के अपराध में किसको फांसी दे दी गई थी? ये लुई 16वें को, क्योंकि ये देशद्रोह किया था इसने, तो इसको क्या फांसी दे दी गई थी। फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण अगर पूछा जाए, तात्कालिक जटिल परिस्थितियों को समझने की क्षमता का अभाव था किसमें? लुई 16वें में, इसलिए उसको जो है देशद्रोह के कारण फांसी दी गई थी।
शोषणीय आर्थिक दशा खराब थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत की बात करें तो 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल के अधिवेशन से प्रारंभ हो गया था। स्टेट जनरल की बैठक में तीसरे सदन जो सर्वसाधारण की सभा थी, किसका गठन किया गया था? ये किया गया था राष्ट्रीय सभा का। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राष्ट्रीय सभा को फ्रांस की जनता की एकमात्र प्रतिनिधि सभा घोषित किया गया था। 9 जुलाई को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया था। राजा ने सारे परिवर्तन को स्वीकार कर उन पर अपनी अनुमति दे दी थी। संविधान सभा ने फ्रांस के इतिहास में पहली बार संविधान का निर्माण कब किया था? संविधान सभा थी फ्रांस की, उसने में इतिहास में पहली बार संविधान का निर्माण कर लिया था 1791 में। फ्रांस की क्रांति थी, हम पढ़ रहे हैं। फ्रांस की क्रांति में ये चेंजेस हुए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप पीडीएफ जो है कमेंट करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फ्रांस में गणतंत्रवादी क्या कहलाते थे? गणतंत्रवादी कहलाते थे जैकोबिन। जो गणतंत्र की मांग करते थे, राजतंत्र से अगेंस्ट खड़े होते थे, वो जैकोबिन कहलाते थे। गणतंत्रवादी का नेता कौन था जो वकील भी था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थे दांते। ठीक, याद रखना है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किसकी देन है? यह है फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति मतलब फ्रांस की क्रांति जो थी, इसमें किसकी बात हुई है? एक नारा है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर में कब हुआ था? नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1760 में हुआ था। ठीक। नेपोलियन के माता पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट, और माता थी लेटिजिया रमोलिनो। ये भी ध्यान रखना है। फ्रांस में क्रांति के समय नेपोलियन कहाँ तैनात था? जो क्रांति हुई थी उस समय नेपोलियन था, उसका भी अहम रोल था। अभी आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो तैनात था, नेपोलियन कोर्सिका में तैनात था। जुलाई 1798 की बात है। नेपोलियन ने मिस्र के किस नगर पर अधिकार कर लिया था? कि इसने क्या किया कि इसने भी जो है विद्रोह किया और मिस्र का एक नगर था उस पर अधिकार कर लिया था। एलेक्जेंड्रिया एक मिस्र का नगर है, उस पर नेपोलियन ने अधिकार किया था। नेपोलियन ने एक नए संविधान का निर्माण किया था। ये किया था 1799 में। बैंक ऑफ फ्रांस का गठन नेपोलियन के द्वारा कब किया गया था? नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया था 1800 में। नेपोलियन ने 1802 ईस्वी में पोप के साथ एक धार्मिक समझौता किया था, जो किस नाम से जाना जाता था? पोप के साथ इन्होंने क्या किया? नेपोलियन ने 1802 में एक धार्मिक समझौता किया था, ये जाना जाता है कॉनकॉर्डेट। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण एवं स्थायी कार्य क्या था? ये था आपका नागरिक कानूनों का संकलन। नेक्स्ट, नेपोलियन का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ, फिर नेपोलियन को सम्राट बनाया गया 2 दिसंबर 1804 में। किसने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से विवाह कर लिया था? भैया कौन होगा? नेपोलियन ही होगा। नेपोलियन की बात हो रही है तो नेपोलियन होगा। इसने क्या किया था? तलाक दे दिया था जोजेफाइन को, और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मोरिया लुइसा से क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। नेपोलियन के महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? महाद्वीपीय जो व्यवस्था थी उसका उद्देश्य था इंग्लैंड के व्यापारिक प्रभुत्व को यूरोप से समाप्त करना और फ्रांस की आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनाना था, क्योंकि वो फ्रांस की भलाई चाहता था। ठीक, और दूसरा इंग्लैंड के अगेंस्ट खड़ा होता था। तो ये थी उसकी व्यवस्था। नेपोलियन ने स्पेन पर अधिकार कर किसको स्पेन का राजा बना दिया था? नेपोलियन सम्राट बनने के बाद उसने स्पेन पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था और राजा बना दिया था अपने भाई जोसेफ को। नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है, स्पेन पर आक्रमण। अगर इनकी डिटेल में आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है एनसीईआरटी से, मैंने खुद ही इनको निकाला है एनसीईआरटी से और उनको वन लाइनर में फॉर्मेट में कवर किया है। यहाँ पर खुद की भी तैयारी होती है मेरी साथ साथ, और इनको मैं स्लाइड के रूप में प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ, सारी पीडीएफ भी सारी बनाता हूँ, मतलब A to Z मेरी कोई भी, जैसे कि ये पीपीटी है, आपको पता है कि पहले क्वेश्चन दिखेंगे बट आंसर नहीं दिखेंगे, जब मैं क्लिक दूंगा तभी आंसर दिखेगा। तो ये पावर पॉइंट भी बनी है, आपको पता है कि टेक्स्ट को कॉपी करके किताब से एनसीईआरटी की बुक से उन टेक्स्ट को निकाल के और उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज़ करके ये हम स्लाइड बनाते हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है सब स्लाइड बनती है तो पूरा डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। इस डेटा कलेक्शन को करने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको डिटेल्ड में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। A to Z सबसे बड़ी भूल क्यों थी? स्पेन पर जो है आक्रमण किया था, अपने भाई को बना दिया था, तो वो वाला जो भूल थी उसी के बाद इसका नेपोलियन का पतन हो गया था।
ये अभी आपको आगे के 100 क्वेश्चन में स्टोरी मिलेगी। इसकी डिटेल में पढ़ने के लिए हमने आपको प्रेफर किया है, ठीक है। एनसीईआरटी को आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, वहीं से हमने इन क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है और खुद की लैंग्वेज में इनको मैंने सेट किया है। तो ये सब करने में टाइम लगता है। आपको बस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अच्छी सी कमेंट करनी है, आपको एक लाइक देना है और आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि आपको पीडीएफ चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक। आई होप, आशा करूंगा कि सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ वैल्यूएबल है, ठीक है, नॉलेजेबल है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप आगे की सीरीज़ भी वॉच करेंगे और पिछली भी सीरीज़ से आप लिंक रहेंगे, जुड़े रहेंगे। हमारी हर एक सीरीज़ थोड़ा टाइम के बाद आएगी, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, मैं खुद से ये क्वेश्चंस निकालता हूँ, फिर उनको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद मैं पीपीटी बनाता हूँ। तो डेटा सारा आपको बिल्कुल एवरग्रीन मिलेगा, बिंदास मिलेगा। आपको बस लाइक करना है, कमेंट करना है और उम्मीद ये है कि आप आगे तक इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो जिससे कि इम्प्रेशन हमारा थोड़ा सा अप होगा, तो मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा आगे की सीरीज़ को बनाने के लिए। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे लेते हैं क्या विदा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के आगे की कहानी को, नेपोलियन के बाद की बात, कि नेपोलियन के बाद आपकी क्रांति, फ्रांस के बाद क्रांति जो हुई उसमें कौन व्यक्ति शामिल थे, किन किन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का इंक्लूड किया गया है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, इनकी बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, इसी के साथ हम आपके कहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।